ग्रेजुअली यूज कर करके बाय द टाइम वी विल बी कंप्लीटिंग 3 years हमें याद हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मेन मेन जो होंगे वो याद हो ही जाते हैं, लेकिन बहुत जो एक्सट्रीम केस में यूज नहीं होते हैं वो नहीं भी याद हुए तो ठीक है, बट समझ में आना इम्पोर्टेंट है। Okay, okay, let's start. यस। सो लॉ रिपोर्ट्स, मैगजीन्स एंड रेफरेंसेस टू केस लॉस, ये पूरा मॉड्यूल 2 इसी के बारे में है। अब लॉ रिपोर्ट हमने कल जो क्वेश्चन पेपर किया था उसमें शॉर्ट में हमने देखा था कि लॉ रिपोर्ट जो है वो क्या होती है। तो लॉ रिपोर्ट्स आर रिपोर्ट्स, लॉ रिपोर्ट ये होती है जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं उसको जो पब्लिश करती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस होते हैं उसके जो केसेस को पब्लिश किया जाता है उसको लॉ रिपोर्ट बोलते हैं। तो लॉ रिपोर्ट ये है, और लॉ मैगजीन लॉ रिपोर्ट से अलग कैसे है तो वो भी हम देखेंगे। लॉ रिपोर्ट्स आर रिपोर्ट्स of more important cases decided by the superior courts, that is Supreme Court of India and various high courts in India। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो भी केसेस इंपॉर्टेंट केसेस जो होते हैं वो ही लॉ रिपोर्ट में पब्लिश होते हैं। नॉट ऑल केसेस आर रिपोर्टेड, हर एक केस रिपोर्ट नहीं होता है लॉ रिपोर्ट में। ओनली दोज ऑफ लीगल इंटरेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट्स आर रिपोर्टेड। जो लैंडमार्क हो, जो मतलब ऐसे हो कि जिसका रेफरेंस आगे चल के यूज़ होने वाला है, लैंडमार्क केसेस हो, इंपॉर्टेंट केसेस हो, क्रूशल केसेस हो। Reports have an index arranged statute wise and subject wise, which usually appears in opening pages of the reports। तो reports का जो structure होता है वो कैसे होता है, पहले तो index होता है उसका, फिर उसमें obviously index होगा तो उसमें लिखा होगा कि statute wise जो है वो केसेस होते हैं कि पर्टिकुलर लॉ रिलेटेड कितने केसेस हैं। फिर दूसरे स्टैट्यूट, दूसरे लॉ, फॉर एग्जांपल के कोई भी अगर इम्पोर्टेंट केस है कि डिफेमेशन के रिलेटेड कितने केसेस हैं, रेप के रिलेटेड कितने केसेस हैं, फिर ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड कितने केसेस हैं, तो वो अरेंज स्टैट्यूट वाइज उसमें अरेंज होता है एंड सब्जेक्ट वाइज भी अरेंज होता है, उसी वाइज इंडेक्स होता है, विच यूजुअली अपीयर्स इन ओपनिंग पेजेस ऑफ द रिपोर्ट्स। तो ओपनिंग पेजेस ऑफ द रिपोर्ट में यही दिखता है कि उसका इंडेक्स और स्टैट्यूट वाइज कितने केसेस हैं जिनका जजमेंट आया हुआ है, और सब्जेक्ट वाइज कितने केसेस हैं जिनका जजमेंट आया हुआ है। तो राइट ऑन द टॉप ऑफ फुल टेक्स्ट ऑफ ईच रिपोर्टेड जजमेंट्स अपीयर इट्स साइटेशन। तो एकदम उसके राइट में उसकी साइटेशन होती है, मतलब उसका पेज नंबर। साइटेशन इज नॉट ओनली पेज नंबर, साइटेशन में पूरा डिटेल होता है कि ये केस वर्सेस किसके रिलेटेड, कौन दो लोग हैं, ए वर्सेस बी, फिर ये केस किसने रिपोर्ट किया है, ऑल इंडिया रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है, किसने रिपोर्ट किया है उसके बारे में होगा। फिर वो केस कहाँ से जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट से आया है, हाई कोर्ट से आया है, तो SC या HC ऐसा लिखा होता है। उसके बाद लास्ट में उसका पेज नंबर लिखा होता है, पेज नंबर ऑफ द ये जो लॉ रिपोर्ट में कब वो कौन से पेज पे वो रिपोर्ट किया गया है, कौन से पेज पे वो छपा है वो केस। तो उस पूरी चीज़ को मिला के उसे साइटेशन बोलते हैं। हम डिटेल में करेंगे व्हाट इज साइटेशन। जस्ट बिलो दैट अपीयर्स द नेम ऑफ जज और जजेस। तो उसके नीचे जजेस का भी नाम लिखा होता है कि कौन से जज ने, जब हम केस के बारे में लॉ रिपोर्ट पढ़ते हैं तो लॉ रिपोर्ट में जजेस का नाम भी लिखा होता है कि कौन से जज ने उस जजमेंट को पास किया है। हु कॉन्स्टिट्यूटेड द बेंच दैट हैज़ डिसाइडेड द मैटर। और इस बेंच को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, बेंच मतलब जज और बार मतलब एडवोकेट्स। तो बार एंड बेंच का जो हम लोगों ने किया था प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सब्जेक्ट में कि बार एंड बेंच का जो रिलेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, फिर एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, दिस दैट। कहने का मतलब ये कि बेंच मतलब जजेस। तो उस जजेस को कॉन्स्टिट्यूट किसने किया था, उस जजेस को अपॉइंट किसने किया था कि वो इस मैटर के लिए ये जजेस होंगे। क्योंकि अब जो केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं वो केसेस छोटे मोटे केसेस तो होंगे नहीं, वो बड़े केसेस होंगे। तो हर केस के लिए अथॉरिटी डिसाइड करती है कि इस केस में बेंच कौन होगी, क्योंकि वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केस रिलेटेड टू फ्रॉड है या रिलेटेड टू कोई चीज़ का कन्फेस्टिकेशन है, कोई चीज़ का प्रोहिबिटेड आइटम कुछ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट हुआ है उससे रिलेटेड है, तो किसी
ऐसे जज को तो नहीं बिठाएंगे जिनका ज़्यादा एक्सपर्टीज क्रिमिनल या मैट्रिमोनियल में हो। तो वो बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने उस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया था, मतलब किसने डिसाइड किया कि ये 2 लोग या ये 3 लोग विल बी द जजेस, या ये एक बंदा विल बी द जज फॉर दिस पर्टिकुलर मैटर। तो उन लोगों का भी नाम रहता है उस रिपोर्ट में कि उस जज को उस चीज़ के लिए जज बनाया किसने। अंडर इट कम्स द नंबर एंड टाइप ऑफ केसेस, उसमें उसके नीचे फिर नंबर होते हैं और टाइप ऑफ केसेस कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज स्टैट्यूट वाइज कितने केसेस हैं। फिर वो टाइप ऑफ केसेस के बारे में होता है, उसका रिट पिटीशन होता है। हमेशा कोई भी केस स्टार्ट होगा रिट पिटीशन से, क्योंकि पहले शुरुआत ही वहीं से होगी। तो रिट पिटीशन के बारे में होगा। फिर अगर उसमें कोई अपील है तो उसके बारे में होगा। स्पेशल लीव पिटीशन अगर किसी ने दी है, किसी को लीव की ज़रूरत है, एज द केस में भी जो भी केस से रिलेटेड डिटेल्स होंगे वो सब लॉ रिपोर्ट में होंगे। बिलो इट कम्स द नेम्स ऑफ द पार्टीज टू द केस, और पार्टीज के जो भी नेम्स हैं वो होंगे। एग्जाम्पल जैसे प्लेंटिफ होगा या फिर पेटिशनर होगा। अब प्लेंटिफ और पेटिशनर में फ़र्क है। प्लेंटिफ वो होता है जो केस करता है किसी को, किसी डिफेंडेंट के ऊपर, कि इस बंदे ने मेरा ये रॉन्ग किया है, तो आई एम फाइलिंग अ प्लेंट, तो ये बंदा हो गया प्लेंटिफ। बट पेटिशनर इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेंटिफ, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि पेटिशनर वो होता है जो पेटिशन फाइल करता है, और पेटिशन वो होती है जो जनरली एज पब्लिक, मतलब पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, वो किसी एक इंसान को एड्रेस नहीं कर रही है। जैसे कि किसी ने पेटिशन फाइल किया था कि ताजमहल जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, तो वो पब्लिक के हित में थी। वो किसी एक इंसान के किसी एक इंसान को उसने ये नहीं बोला था कि ये डिफेंडेंट है मेरा, मुझे इसके ऊपर केस करना है। उसने जनरल राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत पेटिशन फाइल की थी। तो पेटिशन और प्लेंटिफ में फ़र्क है। पेटिशनर वो होगा जो पेटिशन फाइल करेगा, प्लेंटिफ वो होगा जो किसी एक डिफेंडेंट के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर केस करेगा, किसी कॉम्पेंसेशन के लिए या किसी भी मांग के लिए, कि ये प्लेंट मैं कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, तो वो होगा प्लेंट। और पेटिशन तो मैंने बताया, तो वो जो पेटिशन फाइल करेगा वो पेटिशनर होगा। अपेलेंट कौन होगा? जो अपील फाइल करेगा। और कंप्लेनेंट कौन होगा? जब क्रिमिनल केसेस हैं और वो कंप्लेन कर रहा है तो वो कंप्लेनेंट हो जाएगा, तब वो प्लेंटिफ भी नहीं होगा, पेटिशनर भी नहीं होगा और अपेलेंट भी नहीं होगा। अपेलेंट तो हर वो इंसान हो सकता है जिसका केस अपील में जा रहा है। फिर वो कंप्लेनेंट हो तो वो अपेलेंट बन सकता है, पेटिशनर है वो भी अपेलेंट बन सकता है, और प्लेंटिफ भी अपेलेंट बन सकता है। एंड ये तो एक साइड की पार्टी हुई। ये कौन से साइड की हुई? जो लोग केस कर रहे हैं। यहाँ से कौन होगा? प्लेंटिफ जो है वो किसके ऊपर केस कर रहा होगा? डिफेंडेंट के ऊपर। पेटिशनर हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन होगी उसके, मतलब वो बोलेगा कि मुझे इसका जवाब दो, ये क्या रीज़न है, कौन से बेसिस पे आपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाया है, तो उसको पेटिशन बोलेंगे। और जो ये पेटिशन फाइल करेगा वो पेटिशनर होगा। तो वो किसी न किसी को एड्रेस करेगा कि मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये जो बुक में ये चैप्टर दिया है वो कौन से बेसिस पे दिया है। तो वो रेस्पॉन्स जो करने वाला है वो रेस्पोंडेंट होगा या फिर अक्यूज्ड होगा। अक्यूज्ड किस केस में होगा? कंप्लेंट के केस में होगा। मतलब जहाँ पे क्रिमिनल केस है, तो क्रिमिनल केस है तो वहाँ पे कंप्लेन होगी, और कंप्लेन किसके ऊपर होगी? अक्यूज्ड के ऊपर। तो यहाँ पे कंप्लेन जो होती है वो, उसके लिए डिफेंडेंट वर्ड यूज़ करना ज़्यादा सही नहीं है, अक्यूज्ड वर्ड यूज़ करना ज़्यादा सही है। जहाँ पे प्लेंटिफ है वहाँ के लिए डिफेंडेंट यूज़ करना वर्ड सही है, और जहाँ पेटिशनर है वहाँ के लिए रेस्पोंडेंट वर्ड यूज़ करना ज़्यादा सही है। बाकी अदरवाइज़ कोई भी इसके जगह ये कुछ भी यूज़ कर सकता है, प्लेंटिफ, पेटिशनर, ऑल टुगेदर उसका पर्पस सेम ही है कि वो कंप्लेन करने वाले हैं। बट वो आम इंसान अगर इस वर्ड इधर का उधर करे तो चलेगा, बट वी एज अ प्रोफेशनल्स अगर हमको बनना है तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन दीज। हेड नोट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, उसमें हेड नोट्स भी रहते हैं। दे आर नॉट part of judgment, but they are summaries of the main points of the judgment written out by the reporter. तो जो भी ये इस रिपोर्टर को जो भी ये रिपोर्ट बना रहा होता है वो ऑब्वियसली रिपोर्टर कहलाता है। वो जो रिपोर्टर होगा वो हेड नोट्स भी लिखता है। हेड नोट जो है वो जजमेंट के
पार्ट नहीं होते हैं बट उसकी समरीज होती है। शॉर्ट में वो समरी लिखता है कि ये मेन पॉइंट्स हैं जो जजमेंट के दौरान जो जजेस ने बोली थी। आफ्टर हेड नोट्स ऑल द जजमेंट्स रेफर टू ओवर रूल्ड और डिसेंटेड फ्रॉम, और ये वो भी लिखते हैं कि कौन से केस को जज ने ओवर रूल कर लिया, मतलब उसको खारिज कर लिया उस चीज़ को कि ये वाले पॉइंट जो है वो ओवर रूल्ड है या डिसेंटेड है, कोई ऐसी चीज़ है जो डिसएग्री कर ली है, और आर नोटेड विद देयर रेस्पेक्टिव साइटेशंस, तो वो सब भी साइटेशंस में लिखा रहता है। मतलब जज जो भी केस है उसके जजमेंट के रिलेटेड एवरीथिंग लिखा रहता है वहाँ पे। वो इसलिए भी लिखा रहता है बट ऑब्वियस है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद भी कोई अगर उसे खोल के देखता है तो उसे मेजर इन्फॉर्मेशन लॉ रिपोर्ट से ही मिल जानी चाहिए। हाँ, फिर अगर उसको डिटेल में जाके देखना है तो वो उस पेज नंबर के हिसाब से जाके उस केस को डिटेल में स्टडी कर सकता है। बट लॉ रिपोर्ट का पर्पस ये है कि मेजर इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें हो, उसमें दी हुई हो, ताकि जो भी पढ़ने वाला है उसे प्रॉपरली समझ में आ जाए कि जजेस कौन थे, फिर जजेस को अपॉइंट किसने किया था, फिर उसमें पेटिशनर कौन था या फिर प्लेंटिफ कौन था या केस किस बारे में था, और जजेस की समरीज क्या थी, सब कुछ उसमें हो। अंडरनीथ आर द नेम्स ऑफ एडवोकेट्स हु अपीयर्ड फॉर द पार्टीज इन द मैटर, तो किस पार्टी के तरफ से कौन से एडवोकेट्स थे उनके भी नाम होते हैं उसमें। एंड फाइनली देयर इज फुल टेक्स्ट ऑफ जजमेंट, फिर पूरा जजमेंट का टेक्स्ट होता है। द नेम ऑफ द जज और जजेस हु डिलीवर्ड द जजमेंट इन क्वेश्चन इज नोटेड जस्ट बिफोर द टेक्स्ट बिगिंस, तो जो भी जजमेंट का टेक्स्ट आता है उसके पहले लिखा हुआ होता है कि मिस्टर ए सो एंड सो हिज ऑनर, जो जजेस हैं उन्होंने ये जजमेंट दिया है, ऐसा। इन केसेस वेयर मोर देन वन जज कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेंच डिलीवर्स सेपरेट जजमेंट्स, देन इन सच केसेस there is majority judgment and a dissenting judgment by different judges of the same bench। तो अगर बहुत सारे जजेस ने केस के ऊपर जो है डिसीजन दिया हुआ है, क्योंकि कोई कभी केस बहुत बड़ा टाइम चल रहा होता है और उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट सॉल्व हो गया, एक जज ने दिया, फिर दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए और 3 साल लग गए, या दूसरे पार्ट किसी और जज ने दिया, सेम डे भी दे सकते हैं। तो अगर बहुत सारे जजेस हैं तो हर एक जज का डिटेल उसमें होगा, हर जज ने कितना सेपरेट जजमेंट दिया है, क्या लिखा है उसमें, और ज़्यादा जजेस हैं तो मेजॉरिटी जजमेंट कौन से जज ने दी है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होगी, और बाकी जजेस ने जो दिया है डिफरेंट, जहाँ पे किसी जजेस ने डिफरेंट चीज़ें लिखी है तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होगी। लॉ रिपोर्ट्स आर आइदर ऑफिशियली पब्लिश्ड बाय हायर कोर्ट्स और अदर पब्लिकेशंस पब्लिश्ड बाय प्राइवेट पब्लिशर्स। तो लॉ रिपोर्ट तो ऑफिशियली हायर कोर्ट पब्लिश करते ही हैं, बट बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर्स भी उसे पब्लिश करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट बुक के ऑथर्स जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, सीनियर काउंसिल के एडवोकेट्स हैं, कभी कभी बार काउंसिल भी कोई इंपॉर्टेंट केसेस को पब्लिश करती है, तो बहुत अदर प्राइवेट पब्लिशर्स भी कर सकते हैं, बट ऑफिशियली तो हायर कोर्ट्स जो भी है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो ही पब्लिश करते हैं। तो लॉ रिपोर्ट इज़ अ कंपाइलेशन, इट्स कंपाइलिंग, एक साथ आता है, of judgments or decisions of Supreme Court and various high courts. Such decisions are published at regular intervals। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि हर महीने लॉ रिपोर्ट पब्लिश होगी या हर हफ्ते पब्लिश होगी या हर रोज़ पब्लिश होगी या हर क्वार्टरली होगी या फिर हर साल होगी, वो कुछ भी नहीं दिया है। तो वो रेगुलर इंटरवल्स पे होगी, जब जब कोर्ट को सही लगेगा कि लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं, लैंडमार्क केसेस आए हैं, इंपॉर्टेंट क्रूशल केसेस आए हैं, तब वो जजमेंट को पब्लिश करने के लिए लॉ रिपोर्ट इशू करेंगे। एंड आर मेड अवेलेबल टू द प्रोफेशनल्स एंड टू पब्लिक, तो प्रोफेशनल्स के लिए भी अवेलेबल होता है, पब्लिक के लिए भी होता है। ओनली दोज डिसीशंस विच इन्वॉल्व एन इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ or lay down an important or new rule of law or reported, जो उनको लगता है कि important interpretation है, कहीं पे ऐसा है कि लॉ को इंटरप्रेटेड गलत तरीके से किया जा रहा है, तो इस केस की वजह से लोग इजीली समझ पाएंगे, तो ऐसे केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्ट में आते हैं। और इम्पॉर्टेंट और न्यू रूल, जहाँ पे उनको लगता है कि नया रूल आया है, उससे रिलेटेड कोई केस लॉ है, तो फिर वैसे केसेस लॉ रिपोर्ट में रिपोर्ट होते हैं। दे आर लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट्स, दे मे बी आइदर ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट्स और
प्राइवेट लॉ रिपोर्ट्स। तो वो ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट्स जो ऑफिशियली इशू होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और प्राइवेट लॉ रिपोर्ट्स जो प्राइवेट पब्लिकेटर्स पब्लिशर्स इशू करते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स क्या है? तो ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट्स आर ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट खुद पब्लिश करती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स लाइक एनी अदर लॉ लाइब्रेरी इज अ ट्राइनिटी ऑफ अ मैन, मटेरियल एंड बिल्डिंग। तो जैसे कि कोई और लॉ लाइब्रेरी होती है, वैसे ही जो ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट्स हैं उसमें भी तीन चीज़ें हैं। ट्राइनिटी मतलब तीन चीज़ें हैं, मैन, मटेरियल एंड बिल्डिंग। अ लॉ लाइब्रेरी contains highly specialized materials. It requires special skill to handle. तो मतलब उसमें मटेरियल भी है एक तरह का, स्पेशल स्किल भी है, मतलब मैन भी रिक्वायर्ड है। बेसिकली लीगल मटेरियल कंसिस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ। लीगल मटेरियल मतलब क्या? स्टैट्यूटरी लॉ है उसमें। एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसाइडेड केसेस। एनी लॉ लाइब्रेरी हैज़ टू बी वेल equipped with regard to this basic material. तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड इंडियन लॉ रिपोर्ट्स। तो ऑफिशियल में SCR और ILR आता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन हमको आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ILR? तो इंडियन लॉ रिपोर्ट्स। और SCR अगर हमको पूछा है कि इसका साइटेशन दे दो, कोई केस दिया है कि सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, फिर वहाँ लिखा है SCR, फिर 1997, फिर लिखा है 40। तो हमको समझना है कि SCR मतलब वो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में है, फिर 40 लिखा है लास्ट में, मतलब वो उसका पेज नंबर है, फिर 1997 तो वो उसका ईयर है जब वो केस पास हुआ था। एंड द ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। इट इज़ स्टेब्लिश्ड इन ईयर 1950। ये जो ऑफिशियल पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स का, वो 1950 में स्टार्ट हुआ। दिस इज़ द मंथली रिपोर्टिंग केसेस डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट्स हैं ना, SCR, वो हर मंथ इशू होते हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीशंस होते हैं, जो भी जजमेंट्स आए हुए होते हैं, वो उसमें पब्लिश होते हैं। इट इज़ एन ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिश्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशंस दिल्ली। दिल्ली में कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये रिपोर्ट्स पब्लिश कर रही है 1950 से। और उसमें हर वो रिपोर्ट इशू होती, हर वो केस का डिटेल होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने केस पास किया है। मतलब अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट के केसेस को रेफ़र करना है कि इस महीने सुप्रीम कोर्ट ने कितने केसेस डील किए हैं और कितने जजमेंट्स आए हैं, तो वो हम कहाँ हर महीने उनका जो SCR आता है उसको देख के हम लोग देख सकते हैं। तो इट इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक एज वेल। तो हमको कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशंस दिल्ली की तरफ से जो भी SCR इशू हुए हैं उसको जाके देखना है। इंडियन लॉ रिपोर्ट्स क्या है? इंडियन लॉ रिपोर्ट्स इज ऑफिशियल पब्लिकेशन इन कनेक्शन विद द जजमेंट ऑफ various high courts. These reports are referred by the name of the high court. For example, ILR Allahabad, ILR Mumbai, ILR कोलकाता। तो ये जो लॉ रिपोर्ट है ये अगेन ऑफिशियल पब्लिकेशंस है, बहुत सारे ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है, बट जबकि SCR सुप्रीम कोर्ट से है। तो इंडियन लॉ रिपोर्ट्स अगर क्वेश्चन आता है कि ये कौन इशू करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो ये हाई कोर्ट इशू करता है, बट यहाँ पे उस हाई कोर्ट का नाम भी लिखा होता है। तो अगर कोई साइटेशन पूछ रहा है, वहाँ लिखा है ILR, फिर ब्रैकेट में लिखा है दिल्ली या मुंबई, जो भी लिखा है, तो हमको समझना है कि वो मुंबई हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है। नाउ प्राइवेट रिपोर्ट्स क्या है? प्राइवेट रिपोर्ट्स आर नॉट द पब्लिकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, बट दे आर पब्लिश्ड बाय द मोस्ट popular publishers of private law reports. The most popular of the private publishers private law reports is ऑल इंडिया रिपोर्टर, AIR, जो हम हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में देखते हैं कि AIR लिखा होता है, तो उसका मतलब ये है कि ऑल इंडिया रिपोर्टर ने उसे पब्लिश किया है। तो वी शुड नो कि ऑल इंडिया रिपोर्टर इज़ नॉट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइवेट लॉ रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है। मतलब प्राइवेट है वो संस्था, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि लॉ रिपोर्ट पब्लिश करती है। विच इज़ द पब्लिकेशन ऑफ ऑल इंडिया रिपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड नागपुर। अब ये सिंपल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नागपुर की, जो कि ये केसेस रिपोर्ट करती है। इट इज़ ओन्ड बाय चितले, मिस्टर VV चितले
इट इज़ अ मंथली पब्लिकेशन, एवरी मंथ उनका पब्लिकेशन आता है, उसमें आप सारे केसेस देख सकते हो. इट रिपोर्ट्स द केसेस डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट्स ऑन प्रैक्टिकली ऑल ब्रांचेस ऑफ लॉ. लॉ के हर ब्रांच पे जो भी केस होते हैं, तो ऑल इंडिया रिपोर्टर जो है, ऑल इंडिया रिपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड नागपुर की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, वो ये रिपोर्ट्स इशू करती है. सम अदर प्राइवेट रिपोर्ट्स आर SCJ सुप्रीम कोर्ट जनरल जर्नल, महाराष्ट्र लॉ जर्नल, बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, कैलकाटा वीकली नोट्स. तो ऐसे और भी प्राइवेट रिपोर्ट्स हैं. बट गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स कौन से हैं? SCR और ILR. General and specialized law reports. There are some general law reports such as AIR. तो AIR जो है ना वो सबसे जनरल है और ज़्यादातर आपको यही देखने मिलेगा. Which publish judgments in all fields. Because AIR ऐसी चीज़, AIR ऐसा रिपोर्टर है जो सारे केसेस से रिलेटेड जजमेंट जो है वो इशू करता है, पब्लिश करता है. बाकी सब कैसा होगा, किसी का स्पेशलाइजेशन होगा इनकम टैक्स से रिलेटेड, किसी का स्पेशलाइजेशन होगा क्राइम रिलेटेड, किसी का स्पेशलाइजेशन होगा कुछ और रिलेटेड. तो ये जो है ये सारे केसेस लगभग इन ऑल फील्ड्स एंड ऑल ब्रांचेस ऑफ लॉ एंड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, सब लॉ के सारे सब्जेक्ट्स पर वो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है. ऑन द अदर हैंड स्पेशलाइज्ड लॉ रिपोर्ट्स जो होते हैं वो रिपोर्ट जजमेंट रिलेटेड टू पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ. The report cases decided by Supreme Court, High Court and tribunals. They include cases जो specialized law reports होंगे वो क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेबर एंड इंडस्ट्रियल केसेस के रिलेटेड उनकी रिपोर्टिंग होगी, तो उसका नाम है लैब एंड IC. तो लेबर एंड इंडस्ट्रियल केसेस. फिर कहीं क्रिमिनल लॉ जर्नल होगा जो सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे जो है वो पब्लिश करेगा रिपोर्ट्स. फिर इनकम टैक्स रिपोर्ट सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड होगा. कंपनी केसेस तो सिर्फ कंपनी केसेस होंगे. तो जनरल रिपोर्ट्स भी होते हैं और स्पेशलाइज लॉ रिपोर्ट्स भी होते हैं. नाउ लॉ मैगजीन्स क्या है? तो लॉ मैगजीन्स, जर्नल्स, periodicals are publications for creating awareness not only among lawyers, law professionals, but also among the law students and general public. अब लॉ मैगज़ीन और लॉ रिपोर्ट में एक फ़र्क है. लॉ रिपोर्ट को समझने के लिए लॉयर, एडवोकेट जो होंगे वो ही उसके डिटेल को समझ पाएंगे, बिकॉज उसमें शायद बहुत सारे मैगज़िम्स भी यूज़ हो रहे होंगे, उसमें शॉर्ट में दिया होगा साइटेशन और लैंग्वेज थोड़ी लीगल होगी. बट लॉ मैगज़ीन्स जो है वो आम लोगों के लिए आम लोगों के लिए भी होती है, नॉट ओनली फॉर लॉयर्स एंड लॉ प्रोफेशनल. तो इसमें जो है जो लैंग्वेज होगी वो सिंपल होगी और उस मैटर्स के लिए होगी जो लोगों की डेली लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. They contain articles on various legal and socio-legal subjects and day-to-day legal matters relating to society, whereas law reports are reports which are official pertaining to specific case matters, such where judgment is delivered स्पेसिफिकली बाई कोर्ट्स. तो लॉ रिपोर्ट इसलिए अलग है क्योंकि लॉ रिपोर्ट सिर्फ स्पेसिफिक केस मैटर से रिलेटेड ही जजमेंट जो है वो होगा. बट लॉ मैगजीन्स, लॉ जर्नल्स, लॉ पीरियोडिकल्स, ये कोई भी न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये लोग भी इशू कर सकते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे उसका डिसीजन अभी आया हो या 10 साल पहले आया हो. किसी भी मैटर पे वो डिटेल में पब्लिक जनरल अवेयरनेस के लिए डिस्कस कर सकते हैं. तो लॉ मैगजीन, तो उस लॉ मैगजीन में भी लॉ रिलेटेड जजमेंट और केसेस होते हैं, बट वो आम पब्लिक के लिए होती है और उसका कोई यूजुअल फॉर्मेट नहीं है कि इस जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं, जो भी हाई कोर्ट के केसेस हुए हैं, वो ही हम लोग उसमें पब्लिश करेंगे. तो लॉ मैगजीन्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम लॉ रिपोर्ट्स. लॉ रिपोर्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस को पब्लिश करती है ऑन जो भी उसका रूटीन होगा, जब भी उसको करना होता है, ऑन यूजुअल जो भी जितने भी इंटरवल्स पे करना होता है तब करते हैं. बट लॉ मैगजीन तो किसी की हर वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है और डिफरेंट पब्लिकेशंस हो सकते हैं. लॉ मैगजीन्स जो है वो प्राइवेट भी हो सकती है और जो लॉ रिपोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट है और कुछ प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग भी इशू करते हैं. नाउ लॉ मैगजीन हैज़ कवर स्टोरी ऑन करंट टॉपिक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट
एंड कंट्रोवर्शियल इश्यूज। तो लॉ मैगजीन तो अपनी मैगजीन को सेल करने के लिए कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे डिटेल छापते हैं, या फिर कोई जनरल इंटरेस्ट है लोगों का, कोई ऐसी कोई बात है जो मुद्दा चल रहा है उसके रिलेटेड मैगजीन में डिटेल्स आते हैं। देर आर प्रीवियस मंथ्स कोर्ट जजमेंट्स समराइज्ड इन सिंपल लैंग्वेज। तो लॉ मैगजीन में सिंपल लैंग्वेज में दिया होता है विच कैन बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पब्लिक। देर आर several other articles on current legal issues as well as नॉन लीगल आर्टिकल्स। तो लॉ मैगजीन में दूसरे आर्टिकल भी होते हैं, ना कि सिर्फ जजमेंट्स ही होते हैं। तो उसमें अदर लीगल इश्यूज से रिलेटेड नॉन लीगल आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। देर आर वेरियस आर्टिकल्स कवरिंग आर्टिकल्स ऑफ जुडिशल रिफॉर्म्स, फिर पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, न्यू एनेक्टमेंट्स होते हैं, उसमें जियो पॉलिटिक्स भी हो सकती है। तो लॉ मैगज़ीन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिर्फ जो केसेस जजमेंट फाइल हुए हैं वही होंगे, जबकि लॉ रिपोर्ट में तो सिर्फ वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। लॉ मैगज़ीन में कुछ और भी हो सकता है, पॉलिटिकल इश्यूज, जियो पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिसीज़, जुडिशल रिफॉर्म्स, कुछ भी। Periodicity or time of publication of law reports. Most of the law reports are published on a monthly basis. मोस्टली जो लॉ रिपोर्ट्स हैं वो मंथली बेसिस पब्लिश होते हैं। वेरी फ्यू आर पब्लिश्ड एवरी फोर्टनाइटली। तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो फोर्टनाइटली होते हैं, रोज़ होते हैं। अनरिपोर्टेड जजमेंट्स और एवरी वीक ऐसे भी होते हैं। अनरिपोर्टेड जजमेंट्स करके भी एक पब्लिकेशन है जो कि वो वो ये दावा करता है कि जो जजमेंट कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुए हैं वो हम पब्लिश करते हैं। एवरी वीक कुछ पब्लिश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड, वीकली लॉ रिपोर्टेड, ऐसे भी करके पब्लिकेशंस हैं। ये पब्लिकेशंस के नाम हैं, जजमेंट टुडे, वीकली लॉ रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट केसेस, अनरिपोर्टेड जजमेंट्स, ऐसे करके इसके नाम हैं लॉ रिपोर्ट्स के, या फिर जो पब्लिकेशंस हैं उसके। लॉ नेम ऑफ लॉ रिपोर्ट, ईयर ऑफ स्टैब्लिशिंग पब्लिशर एंड स्पेशल फीचर। तो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, ये हमने अभी इधर किया कि SCR और ILR होता है, तो और AIR भी हमने देखा कि ये नागपुर का है, तो वही लिखा है। मैं एक बार फटाफट से पढ़ती हूँ। इट इज़ an official publication of Supreme Court. It is published on monthly basis. सुप्रीम कोर्ट के ये जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स हैं, ये लॉ रिपोर्ट की बात नहीं चल रही है। जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट है वो मंथली बेसिस पब्लिश होती है। उसके जो एडिटर हैं वो मिस्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, एंड असिस्टेंट एडिटर जो हैं वो डॉक्टर त्रिलोकनाथ अरोरा है। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स is an important publication consisting of all judgments in important cases decided by the Supreme Court of India. Names of the cases are given in the contents, followed by the detailed subject index of all cases. The names of judges delivering the judgment is given, and the full text of judgment is given, mentioning the relevant page numbers thereof. Understood? Simple है. Now, Indian Law Reports, it's an official publication of various high courts of India. It gives exhaustive general index. तो ये जनरल इंडेक्स देता है। द नेम ऑफ जज वही है इसमें भी, कि इसमें हाई कोर्ट्स के रिलेटेड केसेस होते हैं। हमने देखा था ILR लिखा होता है, ILR इलाहाबाद, ILR मुंबई। तो वो हाई कोर्ट के केसेस जो है वो इसमें होते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट्स होते हैं। सेम है इसमें भी, कि जजेस का नाम होगा, हेड नोट्स होंगे, पेज नंबर होगा, ये वो सब वही जो उसमें होगा, कंटेंट्स वही इसमें होगा। सिर्फ ये है कि इसमें हाई कोर्ट के केसेस हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। ऑल इंडिया रिपोर्टर, तो ये हमने देखा कि नागपुर की एक कंपनी है ऑल इंडिया रिपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, जो सारे केसेस को पब्लिश करती है, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड हो, सब केसेस। तो इट रिपोर्ट्स केसेस डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, वेरियस हाई कोर्ट्स ऑन प्रैक्टिकली ऑल ब्रांचेस ऑफ लॉ, एंड इट कवर्स ऑल सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट, सबको करते हैं। और इसका जो फाउंडर थे वो लेट मिस्टर VV चितले थे। ऑल इंडिया हाई कोर्ट केसेस, ये भी एक पब्लिकेशन है जो कि प्राइवेट पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन नहीं है, जो कि लॉ रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस। इम्पॉर्टेंट हाई कोर्ट जजमेंट्स ऑन almost all branches of law are given in AIHC. This publication is referred by the advocates practicing in high courts. तो जो एडवोकेट्स हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो लोग ही इस पब्लिकेशंस को चलाते हैं।
और जो भी अदर एडवोकेट्स होते हैं वो सब मिलके, मतलब बेसिकली एडवोकेट्स जो है वो ही इस पब्लिकेशन को चलाते हैं और वो ही इस पब्लिकेशन को इशू करते हैं। तो जो एडवोकेट्स ने मिलके कोई पब्लिकेशंस का हाउस बनाया है तो उसका नाम है ऑल इंडिया हाई कोर्ट केसेस। जजमेंट टुडे, तो most of the important recent judgments on various fields in law delivered by Supreme Court of India are given in this law reporter। तो जजमेंट टुडे में सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस पब्लिश होते हैं। टुडे is a fortnightly law report which carries judgment on various fields in law delivered by Supreme Court of India. It is published by taxation publishers जो कि बहुत सारे बुक्स पब्लिश करते हैं। तो टैक्सेशन पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड उसके पब्लिशर्स हैं न्यू दिल्ली के। ये जो टैक्सेशन पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड है वो जो कंपनी है वो न्यू दिल्ली की है। इट इज़ एडिटेड बाय मिस मंजुला पंडित। द मेंबर्स एडवाइजरी बोर्ड आर ड्रॉन फ्रॉम रिटायर्ड जजेस। तो उनकी एडवाइजरी बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो है, और सीनियर एडवोकेट्स भी उसमें है। और इट ऑल्सो कंसिस्ट 2 रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये लोग उसके मेंबर्स हैं। तो ऑब्वियसली ये जो जजमेंट टुडे है ये बहुत रिलायबल है, बिकॉज इतने सारे जो रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सीनियर एडवोकेट्स हैं, फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफिसर्स हैं, वो लोग इसके पब्लिशर्स हैं, एडवाइजर्स हैं। एंड ऑनेबल जस्टिस लेट Chandrachud and Honorable Justice Ahmadi. Judgment today includes a nominal index and a subjects index, and its एनुअल सब्सक्रिप्शन इज़ 5100। अगर इस किसी को एनुअल सब्सक्रिप्शन लेनी है तो 5100 दो, आपको एनुअली आपको मतलब सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों मिल जाएगी। द स्पेशल फीचर ऑफ जजमेंट टुडे आर it has a quick and efficient reporting on judgment of Supreme Court of India। तो ये स्पेशल फीचर जजमेंट टुडे का ये है कि वो एफिशिएंटली क्विकली मतलब शॉर्ट में बता देता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो किस बेसिस पे था, क्या था, ताकि जो भी एडवोकेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, वो उसको इजीली समझ पाए। BLR, बॉम्बे लॉ रिपोर्टर। It is a leading law reporter referred by advocates and judges as well. It is one of the oldest law reporter of a monthly publication। तो ये इतना पहले से चला आ रहा है, नाम से ही पता चलता है, नहीं तो वो मुंबई होता नाम। तो ये पहले से चला आ रहा है, मंथली पब्लिकेशन है ये, हर मंथ पब्लिश होता है। पब्लिश फ्रॉम पुणे से पब्लिश होता है, बट बॉम्बे लॉ रिपोर्टर है। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेंट अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू द एक्ट्स विच आर इन फोर्स इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रिलेटेड जो भी है वो उससे होते हैं। इट्स फाउंडर इज मिस्टर रत्नियल। बॉम्बे केस रिपोर्टर, वैसे ही सेम बॉम्बे केस रिपोर्टर है जैसे बॉम्बे लॉ रिपोर्टर है, तो ये भी लॉ रिपोर्टर नोटिफाइड सेल्फ अ कंप्लीट जर्नल ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट केसेस उसमें पब्लिश होते हैं। और मंथली पब्लिकेशन है ये भी, जो भी मुंबई हाई कोर्ट में और स्टेट लेजिस्लेशन में केसेस डिसाइड हुए हैं और उसके अपील रिलेटेड कुछ भी अगर गए हैं, मुंबई के केसेस जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं वो सारे केसेस भी इसमें होते हैं। फिर महाराष्ट्र लॉ जर्नल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट लॉ रिपोर्टर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज़ ये भी मंथली पब्लिकेशन है, ये नागपुर से है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 सेकंड, मीत मीत ओ मीत, सेजल को फोन करो, फोन कर फोन। It is a monthly publication published in Nagpur. It consists of all important judgments delivered in the previous month by High Court। जो भी लास्ट मंथ में जितने भी केसेस पब्लिश किए होंगे, जितने भी डिसीजंस आए होंगे, वो नेक्स्ट मंथ जो है वो पब्लिश होते हैं, उसके तुरंत नेक्स्ट मंथ में पब्लिश होते हैं। सारे बेंचेस नागपुर, औरंगाबाद एंड गोवा सबके केसेस जो है वो उसमें पब्लिश होते हैं। महाराष्ट्र मतलब कंक्लूडिंग पूरे महाराष्ट्र में जितने भी केसेस हुए होते हैं वो उसमें पब्लिश होते हैं। इट ऑल्सो मेक्स अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन इम्पॉर्टेंट केसेस रिसेंटली डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के भी रिसेंट केसेस उसमें होते हैं, नॉट ओनली फॉर महाराष्ट्र। Notes from Supreme Court cases. It was published in year 1963, edited by leading advocates J. N. Chandurkar and Abhay Chandurkar. Then annual subscription 1100. Journal also carries the text of new act
पास्ट उसमें न्यू एक्ट अगर कुछ पास हुआ है महाराष्ट्र रिलेटेड, महाराष्ट्र लेजिस्लेचर एक्ट अमेंडमेंट रूल्स रेगुलेशंस वो सब भी उसमें होते हैं। तो लॉ मैगजीन्स क्या है, जर्नल पेरियोडिकल्स एंड लॉ मैगजीन हमने ऑलरेडी देखा। तो जर्नल पेरियोडिकल एंड लॉ मैगजीन ये भी इंपॉर्टेंट रोल है इन क्रिएटिंग लीगल अवेयरनेस, लॉयर्स के लिए नहीं, ना सिर्फ लॉयर्स के लिए, लॉ टीचर्स के लिए, बट लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी, बिकॉज इसका लैंग्वेज ईजी है और समझने के लिए ईजी है। और उसमें डे टू डे बर्निंग टॉपिक्स जो चल रहे हैं, ताज़ा टॉपिक्स, उसके बारे में भी डिटेल होता है। लॉ मैगजीन्स, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स ये सारे पब्लिकेशंस हैं, बेसिकली अवेयरनेस के लिए हैं, लॉयर्स के लिए, आम पब्लिक के लिए। इसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, करंट टॉपिक्स होते हैं, देर आर प्रीवियस मंथ्स कोर्ट डिसीशंस, उसमें जजमेंट्स जो भी है वो आते हैं, लीगल आर्टिकल, नॉन लीगल आर्टिकल। किसी को अपना कुछ भी आर्टिकल उसमें देना है तो आप उधर मैगजीन्स में आप दे सकते हो कि मेरा आर्टिकल पब्लिश करो, अगर एडिटर्स को लगेगा कि आपका आर्टिकल पब्लिश करने जैसा है और रिलेटेड टू लॉ है, जुडिशल है, पॉलिटिकल इशू है या कुछ और है, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो वो आप कर सकते हो। फिर वेरियस जर्नल्स एंड लॉ मैगजीन, एक है लॉयर्स कलेक्टिव, ये भी एक मंथली मैगजीन है। और एक है ये मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, वो वही है सब, फिर हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। वन इंडिया वन पीपल, ये भी एक मंथली मैगजीन है जो कि करंट लीगल इश्यूज़ के बारे में बताती है, लीगल लुमिनरीज इन एडिशन टू नॉन लीगल आर्टिकल्स, ये सब बताती है उसमें। तो कल जो क्वेश्चन आया था वन इंडिया वन पीपल, एक पेपर हमने देखा था, तो वन इंडिया वन पीपल देख के तो मैंने नॉर्मल एक ऐसे ही लिख लिया वन इंडिया वन पीपल में, बट अभी आज ये कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि वन इंडिया वन पीपल तो एक पब्लिकेशन है, एक लॉ मैगजीन है, जिसमें लॉ रिलेटेड मंथली जो है 1997 में ये स्टार्ट हुआ था और लॉ रिलेटेड चीज़ें पब्लिश होती है। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आता है हमें तो हमको यही लिखना है कि वन इंडिया वन पीपल एक मैगज़ीन है जो कि 1997 में पब्लिश हुई है। द मैगज़ीन एम्स एट मेकिंग जनरल पीपल, लोगों को पता चले, पॉलिसी मेकर्स को पता चले, लोगों को पता चले कि इंडिया कितना प्रोग्रेस में है। भले ही उसका नाम है वन इंडिया वन पीपल, बट ये एक लीगल लॉ मैगज़ीन है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करती है। नॉन लीगल आर्टिकल्स भी डिस्कस होते हैं इसमें, पॉपुलेशन रिलेटेड, करप्शन रिलेटेड, जुडिशल रिफॉर्म्स, एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिशियंस, नेशनल पॉलिसीज़, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जेंडर जस्टिस, प्रिजन रिफॉर्म्स। तो इट अपील्स द मोस्ट पीपल इन इट्स ओन वर्ड्स। ये क्या, इसका टैग लाइन क्या है इस मैगज़ीन का, इन ऑल केसेस यू आर द फर्स्ट, इन यू आर इंडियन फर्स्ट, लास्ट एंड ऑलवेज। सारे केसेस में पहले आप इंडियन हो, लास्ट में भी आप इंडियन हो और हमेशा आप इंडियन हो। तो ये उसका एक टैग लाइन है जिससे वो लोगों को अपील करता है, बी अ प्राउड इंडियन, मेक दिस कंट्री ग्रेट, स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। तो ये एक उसका एक अच्छा लाइन है, वन इंडिया वन पीपल, जो पॉपुलर लॉ मैगजीन है। जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, दिस जर्नल इज पब्लिश्ड एवरी क्वार्टरली बाय इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। ये जर्नल जो है वो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट क्वार्टरली इशू करती है, न्यू दिल्ली से इशू होता है। इट कंटेन्स रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, नोट्स और कमेंट्स, बुक के रिव्यूज़ होते हैं और फॉरेन केसेस जो है वो इसमें होते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट, जो भी है उनके केसेस होते हैं, बट फॉरेन रिलेटेड केसेस के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो क्वार्टरली इशू होती है ये मैगज़ीन, जिसका नाम है जर्नल। और ये जर्नल ही है, वैसे मैगज़ीन भी नहीं है। तो जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। नाउ जर्नल ऑफ बार काउंसिल, तो कल इसका एक क्वेश्चन आया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो जर्नल पब्लिश करती है उसका नाम क्या है। एंड इंडियन बार रिव्यू, तो जर्नल दिस, ये उसका नाम है इंडियन बार रिव्यू। दिस जर्नल इज़ पब्लिश्ड एवरी क्वार्टरली, ये भी क्वार्टरली इशू होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट इशू करती है, न्यू दिल्ली से है वो। इट कवर्स वेरी, मतलब उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली है, वैसे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में ही है। इट कवर्स वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, कहाँ पे जस्टिस कैसे डिस्पेंस हो रहा है, कहाँ पे लागू हो रहा है, किस तरीके से जस्टिस फॉलो हो रहा है, और इम्पॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक्स, मतलब क्रूशल टॉपिक्स इमर्जिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कौन सा टॉपिक अभी हॉट है, कौन सा टॉपिक बर्निंग है, उस टॉपिक के बारे में भी डिटेल होता है इंडियन बार रिव्यू में, जो कि पब्लिश करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। In addition to these articles, it also contains reports of disciplinary committee of bar council. Disciplinary committee के बारे में हम लोगों ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाले सब्जेक्ट में
पढ़ा था, तो डिसिप्लिनरी कमेटी जो होती है बार काउंसिल की, उसकी बारे में रिपोर्ट्स भी उसमें होते हैं कि बार काउंसिल में क्या चेंजेस आए हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड करती है कि एजुकेशन क्या होना चाहिए, फिर एजुकेशन के क्या रूल्स होने चाहिए, क्या मार्क्स होनी चाहिए परसेंटेज, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होना चाहिए, फिर वो जो सनत मिलती है उसके लिए ऑल इंडिया जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम बार काउंसिल करती है, उसका फ़ीस कितना होना चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें, ये तो कुछ ही चीज़ें हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड करती है। तो उसके रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो रिपोर्ट्स होती है, वो इंडियन बार रिव्यू में पब्लिश होती है। रिजोल्यूशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट, इन सबसे रिलेटेड जो भी कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के भी रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स हैं तो वो उसमें पब्लिश होते हैं। इंडिया क्वार्टरली करके भी एक जर्नल है जो क्वार्टरली इशू होता है, इसमें भी वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में पब्लिश बाय इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स न्यू दिल्ली। इंडियन काउंसिल इज़ अ नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ है, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्टी भी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। 1943 में बनाई गई थी टू एनकरेज फैसिलिटेट इंटरनेशनल अफेयर्स, बेसिकली इंटरनेशनल अफेयर्स को फैसिलिट इंटरनेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस बेहतर हो उसके रिलेटेड है। इसीलिए इसमें जो इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होते हैं, उसके रिलेटेड बुक रिव्यूज़ कमेंट्स वगैरह होते हैं। द मॉडर्न लॉ रिव्यू एंड लॉ क्वार्टरली रिव्यू, द मॉडर्न लॉ रिव्यू, ये भी एक जर्नल है, ये 1937 में फाउंड हुआ था। एंड लॉ क्वार्टरली रिव्यू तो ऑब्वियसली ये भी क्वार्टरली ही पब्लिश होता होगा। इज़ फाउंडेड मच बिफोर इन ईयर, ओ माय गॉड, 1885 में से भी पहले पब्लिश हुआ, इशू मतलब स्टार्ट हुआ था। बोथ आर क्वार्टरली जर्नल्स डिवोटेड टू द डिस्कशन ऑफ लीगल टॉपिक्स। They deal with the law as it functions in modern society in relation to contemporary conditions and problems. तो जो भी contemporary conditions है, जो भी कोई problems है related to current society, current affairs से related कुछ भी है, तो उसके related इसमें जो है वो पब्लिश होते हैं केसेस। बोथ दीज जर्नल्स मेक कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल्स फॉर लीगल रिफॉर्म्स एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन कनेक्शन विद लीगल रिफॉर्म्स। कहीं भी उनको लगता है, इस ये दोनों पब्लिकेशंस का काम बेसिकली मतलब ये लोग यही करते आए हैं कि कहीं भी उनको लगता है कि कहाँ लीगल रिफॉर्म होना चाहिए, कहाँ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे हम, तो आवाज़ उठाएंगे हम, तो लीगल टीम जो है, जो लॉ है, जो स्टैचुटरी पावर है जिनके पास, वो लोग कुछ चेंजेस करेंगे और लॉ लीगल रिफॉर्म्स आने के चांसेस हैं, मतलब कुछ चेंजेस होने के लिए कुछ क्रिटिसाइज करेंगे तो होगा। तो बेसिकली ये रिपोर्ट में ये लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं ताकि लॉ को पता चले कि कहाँ चेंजेस की ज़रूरत है। दे कंटेन आर्टिकल्स, नोट्स एंड ऑन केसेस एंड रिव्यूज़, उसके बारे में आर्टिकल, नोट्स ऑन केसेस एंड रिव्यूज़ वो करते हैं, उसमें उस पब्लिकेशंस में होते हैं। दे आर पब्लिश्ड बाय स्टीवेंस एंड सन्स लिमिटेड, लंदन, लंदन के पब्लिशर्स हैं। नाउ साइटेशन, तो साइटेशन क्या होता है? एग्जाम्पल है उसमें सपना वर्सेस शुभा, AIR 1995, ओडिशा 420। तो इस साइटेशन में मतलब ये जो पहला नाम होता है ना, ये पेटिशनर है, ठीक है, या अपेलेंट है, मतलब जिसने केस किया है। किसके ऊपर किया है? जो डिफेंडेंट है या रेस्पोंडेंट है वो है सुबह। सेकंड नेम जो होगा वो जिसके ऊपर किया है, मतलब जिसको रेस्पॉन्स करना है। इसने तो किया है, ये प्लेंटिफ है, ये पेटिशनर है, लेकिन किसके ऊपर किया है? तो ये रेस्पोंडेंट है। तो ये बोलते हैं कि ये पेटिशनर है जो फर्स्ट नेम है, और सेकंड जो है वो रेस्पोंडेंट है। अब ये केस इज डिसाइडेड बाय, हमें पता है कि ओडिशा हाई कोर्ट से, क्योंकि ओडिशा लिखा है मतलब ओडिशा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। और ये पब्लिश कब हुआ है? 1995 में। और AIR मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टर, जो कि नागपुर का है, ऑल इंडिया रिपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, उसने पब्लिश किया है। और पेज नंबर कौन सा है? 420। तो अगर साइटेशन, ये क्वेश्चन आता है एक हमेशा 2 मार्क का, 2 मार्क के लिए आए या नहीं भी आए, बट हमें पता होना चाहिए कि साइटेशन को कैसे रीड करना है। सेकंड एग्जाम्पल, रामदास वर्सेस चिन्नप्पा। तो रामदास क्या है? पेटिशनर है। चिन्नप्पा क्या है? चिन्नप्पा है रेस्पोंडेंट। यस, वेरी गुड। एंड 1958 में ये केस हुआ है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये केस डिसाइड किया है, और उसमें पेज नंबर लिखा है
304। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस, ये SCC है, तो हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट केसेस करके एक लॉ रिपोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट केसेस जो है, सुप्रीम कोर्ट केसेस लॉ रिपोर्ट है, उसमें पब्लिश हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है ऑब्वियसली, इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट केसेस में पब्लिश हुआ है पेज नंबर 304 पे। और ये जो है 1958 में हुआ है।